सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, एकांकी का अध्ययन कार्य शुरू किया था। भाग 1 हमने कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि राम स्वरूप की पुत्री उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ घर के कामों में लगे हुए हैं। वहीं प्रेमा जो है, जो राम स्वरूप की पत्नी है, वो कहती है कि आपकी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है, आपने ही उसे पढ़ा लिखा कर ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। इस प्रकार राम स्वरूप जो है उमा को देखने आने वालों के स्वागत का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। तो आइए उसके आगे की कक्षा शुरू करते हैं। पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। राम स्वरूप जी प्रेमा को कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का, यानी उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने यानी जरा उचित तरीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। दकियानूसी होता है अत्यंत घिसे पिटे या पुराने विचारों वाले आदमी। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। यानी राम स्वरूप जो है वो गोपाल प्रसाद के विचारों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो खुद तो इतने पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, समाज में उठते बैठते हैं, लेकिन उनको लड़की ऐसी चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो। और प्रेमा पूछती है, और लड़का, यानी लड़का क्या करता है? राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी बेटा जो है वो उनसे भी बढ़कर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी याद रखते। यानी यहाँ पर राम स्वरूप की मजबूरी दिखाई गई है कि किस प्रकार, जैसे शंकर के जो ख्याल हैं वो भी कहता है कि शादी का सवाल अलग है, शिक्षा का अलग। तालीम यानी शिक्षा, कि वो भी जो है लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में नहीं है। वो खुद इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन लड़की ऐसी चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो। तो राम स्वरूप अपनी मजबूरी को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मुझे ये रिश्ता नहीं करना होता तो इन लड़के और इनके बापों को ऐसी खरी खरी सुनाता कि ये याद रखते। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी आता है। बाबूजी, बाबूजी। राम स्वरूप जी कहते हैं, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप जी दरवाजे के बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ गए। यानी उमा को देखने के लिए राम स्वरूप और उनका बेटा शंकर आ गई। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। चौपट कर दिया यानी सब खराब कर दिया। अभी तक जो है तू मक्खन लाने के लिए नहीं गया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे में अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूं जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, तभी किवाड़ों पर यानी दरवाजे पर दस्तक होती है। राम स्वरूप जी उनका स्वागत करते हैं, कहते हैं, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना होता है। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। ये लोक चतुराई यानी जो देखने में ही बहुत सयाने लगते हो। दोनों बाप बेटा ऐसे ही लग रहे हैं। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। यानी कि उनकी आवाज से ही पता चलता है कि बहुत अनुभव और मतलबी किस्म के इंसान हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले जवानों में से है।
खीस निपोरने वाले होते हैं जो बिना मतलब के ही, बिना बात के ही हंसते रहते हों। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी है। खिसियाहट होती है जैसे खुरदरी सी आवाज है, पतली सी है और उसकी आवाज में खिसियाहट भी है। झुकी कमर इनकी खासियत है, यानी शंकर की जो कमर है वो झुकी हुई है, ना सीधा खड़ा हो सकता है और ना सीधे बैठ सकता है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हाँ 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 इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बैंत गिर पड़ता है। बैंत यानी जो छड़ी उन्होंने हाथ में ले रखी है वो छड़ी उनकी गिर जाती है। राम स्वरूप जी कहते हैं यह बैंत मुझे दे दीजिए, एक कोने में रख देते हैं और सभी बैठ जाते हैं मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद गला साफ करते हुए कहते हैं नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप जी कहते हैं यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, यानी जैसे आपको लड़की की शादी करनी है वैसे मुझे लड़के की शादी करनी है। आखिर लड़के की शादी तो करनी है ही, भला यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी, यानी एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। राम स्वरूप जी कहते हैं यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, यानी आप तो मुझे ही मुश्किल में डाल रहे हैं, हम तो आपके सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, यानी राम स्वरूप जी हैं वो शंकर की तरफ अपना मुंह करते हैं और पूछते हैं और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं, यानी शंकर से वो पूछते हैं कि आपकी कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जवाब देता है जी कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं हैं, वीकेंड में चला आया। वीकेंड जैसे हमें पता है कि शनिवार जो रविवार होता है, सप्ताह का अंत जिसे कहते हैं उसे वीकेंड कहा जाता है। तो वो कहता है कि वीकेंड यानी सप्ताह का अंत चल रहा था इसीलिए चला आया। राम स्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में अब तो साल भर रहा होगा। शंकर जी नहीं, कोई 2 साल है। राम स्वरूप जी कहते हैं साल 2 साल? हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी 1 साल का बीच में जो है वो अंतर आ गया था, इसीलिए अभी 2 साल रहते हैं। गोपाल प्रसाद राम स्वरूप जी की बातों का जवाब देते हैं कि बात यह है साहब, यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसे ही भूख होती। यानी वो अपने ज़माने की तारीफ करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो दिखने में भी कितने कमज़ोर हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं, और एक हमारा समय होता था कि हम दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे और फिर जब खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी हमारी भूख होती थी। राम स्वरूप जी कहते हैं कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। बालाई जो है वो एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए यह लड़का कमज़ोर है, यानी वो अपने समय की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमारे समय में तो इतने खेल भी नहीं होते थे, फिर भी हम देखने में बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, कोई भी यह नहीं कह सकता था कि लड़का कमज़ोर है। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोरते हैं, यानी गोपाल प्रसाद जी की बातों पर हंसते हैं। राम स्वरूप जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में जवाब देते हैं और पढ़ाई का तो यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई, 12 घंटे। यानी वो कहते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते थे तो लगातार 12-12 घंटे तक पढ़ाई करते थे।
मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। यानी वो अपने समय की पढ़ाई की भी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारे समय में जो 10वीं करता था और वो जो इंग्लिश लिखता था, आजकल का एमए भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। राम स्वरूप जी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद कहते हैं, माफ कीजिए बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने आप को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। यानी जब उस समय की बात चलती है तो हम अपने आप को बोलने से नहीं रोक सकते, यानी हमको कोई रोक कर नहीं रख सकता। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। यानी राम स्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और शंकर भी बैठा बैठा ही करता है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं जब भी राम स्वरूप शंकर से कोई भी बात पूछते हैं तो उसका जवाब जो है गोपाल प्रसाद देते हैं और शंकर उनकी बातों पर बस ही करता रहता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज का तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस यानी व्यापार। यहाँ समझने वाली बात ये है कि गोपाल प्रसाद जो है वो शादी की बात को या शादी को एक बिजनेस यानी व्यापार की तरह मानते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि व्यापार में तो लेन देन किया जाता है। तो गोपाल प्रसाद जो है वो दहेज लेने के समर्थक भी हैं। यानी उन्होंने लड़की भी कम पढ़ी लिखी चाहिए और दहेज भी अच्छा चाहिए। राम स्वरूप जी एक बार तो उनकी बात से चौंक जाते हैं कि बिजनेस, बिज, ओह अच्छा, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है लेकिन पहले नाश्ता तो कर लीजिए। यानी राम स्वरूप भी समझ जाते हैं कि ये दहेज की बातें कर रहे हैं। सभी नाश्ता करने के लिए उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, यानी आपने ऐसी तकलीफ क्यों की। राम स्वरूप कहते हैं कि तकलीफ की क्या बात है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा जरा अभी आज हाजिर हुआ। यानी राम स्वरूप जैसे लड़की वाले जो होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा झुका हुआ मानते हैं, तो ऐसे बात बात पर उनकी तारीफ करते हैं और थोड़ी सी देर के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद जो है वो दबी हुई आवाज में शंकर से बात करते हैं और कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती, पता चले लड़की कैसी है। यानी वो कहते हैं कि राम स्वरूप जी आदमी तो अच्छे लग रहे हैं, मकान भी ठीक है, हैसियत भी सही लग रही है, ये पता चल जाए कि लड़की कैसी है। शंकर उनकी हाँ में हाँ कहता है, जी। कुछ खकार कर इधर उधर देखता है, यानी अपना गला साफ करते हुए इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों, क्या हुआ। शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, फिर झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। यानी वो उसको डांटते हैं और कहते हैं कि तुम शादी के रिश्ते की बात करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें सही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि शंकर की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ना सही तरीके से बैठ सकता है और ना सीधा चल सकता है। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप जी चाय प्याले में डालते हुए कहते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिएगा और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम की डाली जाए तो क्या स्वाद रहेगा, यानी क्या जायका रहेगा, उसमें कोई चाय का स्वाद ही नहीं आएगा। राम स्वरूप जी कहते हैं, कहते तो आप बिल्कुल सही हैं। चाय का प्याला पकड़ाते हैं। शंकर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद
चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप जी शंकर को चाय का प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि टैक्स जो है वो खूबसूरती पर होना चाहिए। रामस्वरूप और शंकर उनकी बात पर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, और फिर देखिए कि सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। यानी यहाँ पर भी जो है गोपाल प्रसाद स्त्री विरोधी ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि टैक्स तो जो है वो खूबसूरती पर, यानी जो हमारा मेकअप साज सज्जा का सामान होता है उसके अनुसार उस पर लगना चाहिए, और हर एक औरत की खूबसूरती के स्तर के अनुसार ही उस पर टैक्स होना चाहिए। फिर देखें कि सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जी जोर से हंसते हैं और कहते हैं, वाह क्या खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल बेढब हो गया है। बेढब यानी बिना तरीके का, जिसका कोई तरीका नहीं रहा है, वो बेढब का हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी भी नहीं उठता था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, यानी खाने पीने का जिसमें सामान रखा है वो उनके आगे करते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद जी समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुंह करके कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? रामस्वरूप जी कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, यानी लड़की जो है वो कितनी खूबसूरत होनी चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही उनकी बात को काट कर कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। यानी वो कहते हैं कि रिश्ते के लिए, शादी के लिए लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, यानी लड़की चाहे वैसे देखने में सुंदर हो या वो पाउडर वगैरह लगाकर सुंदर लगे। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? यानी गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि आदमी तो जो है वो इस बात को मान भी जाते हैं, लेकिन जो घर की औरतें हैं वो बिल्कुल भी राजी नहीं होती। उन्हें जो है अच्छी सुंदर सुशील सुंदर बहू ही चाहिए, यानी लड़की देखने में सुंदर होनी चाहिए। तो वो उनसे पूछते हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है, यानी आपकी लड़की तो देखने में सुंदर है। तो इस प्रकार जो है आपस में उनकी बातें चल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ सभी को यह कार्य समझ में आया होगा, और यही कार्य आप घर पर करेंगे, यानी पाठ का अध्ययन कार्य आपको खुद भी करना है, तभी आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।